The India Today mobile app. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज पूरे देश के जहन में एक ही बात बार बार चुभ रही और वो ये है कि दिल्ली को हिंसा की इस हद तक किसने पहुंचाया। दिल्ली में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आम लोगों के घरों में ही नहीं, मन में भी आग लगा दी? दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जागने में इतनी देर क्यों लग गई? आज दिल्ली लहूलुहान है, हिंसा के जख्मों को सह रही है और इन जख्मों पर सियासत का नमक पड़ना भी अब शुरू हो चुका है। जो लोग दिल्ली की हिंसा के शिकार हुए हैं, उन्हें मरहम और भरोसे की जरूरत है। आज इसकी कोशिश एनएसए अजित डोभाल ने की। हिंसाग्रस्त इलाकों की गलियों में एनएसए डोभाल लोगों से मिल रहे थे, उनके गिले शिकवे सुन रहे थे और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। गली गली घूमकर भरोसा बांटने की इस कोशिश के बावजूद बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है और उन पर अब बहस हो रही है। हम इन सभी सवालों के जवाब आज खबरदार में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस खबर के तमाम पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उसके पहले आप यह देखिए कि कैसे आज एनएसए अजित डोभाल को खुद दिल्ली की हिंसाग्रस्त गलियों में जाना पड़ा और उनकी यह भरोसे वाली वॉक कैसी रही, उसकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और खबरदार में हमारे साथ जो पहले मेहमान आज आ रहे हैं वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। सबसे पहले सलमान खुर्शीद, मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली के आज के जो हालात हैं उनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। ये समय इस आग को बुझाने का है। जहां चोट है वहां पर मरहम पहुंचाने का है और एक संकल्प लेने का है कि हम अगर एक दूसरे से कोई विवाद करते हैं तो उसको संवाद के माध्यम से हम हल भी कर सकते हैं। हमें कहीं संवाद से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। भाई भाई पर हमला करे, भाई भाई के घर को जलाए, ऐसा कैसे भारत में हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, होता है, बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन राजधानी में, हमारे इस पवित्र केंद्र में आज हम एक दूसरे के साथ ऐसा करें। पहले इसको रोकें, फिर जो भी चर्चा करनी है वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन खुर्शीद साहब, जिम्मेदारी तय करना भी तो जरूरी है ना। किसको जिम्मेदार मान लें कि पूरा सिस्टम फेल हो गया, गृह मंत्रालय फेल हो गया, गृह मंत्री फेल हो गए या दिल्ली पुलिस फेल हो गई? देखिए, मैं किसी को बधाई या मुबारकबाद तो दे नहीं सकता हूं कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि आज ये समय ये बात तय करने का नहीं है। वैसे ये बात सही है कि संस्थाएं हैं, जैसे कोर्ट है, कोर्ट भी बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत केयरफुली जो भी कहेगा बहुत ये समझ के कहेगा कि इसका कोई गलत प्रभाव कहीं ना पड़े। लेकिन कोर्ट को जो अधिकार है वो हम कोर्ट के पास रहने दें। वो समझदार होते हैं, उनके पास अनुभव होता है और उनकी बात को बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ लिया जाता है। राजनीतिज्ञ जो भी कहेंगे उस पर कहीं ना कहीं शुभे का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, संदेह का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस समय सिर्फ ये पूछिए कि हम मरहम कैसे लगा सकते हैं, आग कैसे बुझा सकते हैं। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते। आरोप लोग लगाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस समय जिम्मेदार लोग आरोप ना लगाएं तो बेहतर है। लेकिन सरकार तो आप पर आरोप लगा रही है और दिन एक से लगा रही है कि विपक्ष ने जानबूझकर राजनीतिक तौर पर हारने की वजह से इस तरीके की साजिशें की। जरूर लगा रही है और उससे कोई हम पर असर नहीं पड़ रहा है। हमको सरकार दुखी करना चाहे, सरकार हम पर जख्म करना चाहे, सरकार हम पर प्रहार करना चाहे,
हम सह लेंगे। लेकिन इस समय जो साधारण हमारे देश का नागरिक है, आज उन मासूम लोगों के साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। इससे ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं? हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात तो रुकनी चाहिए। सरकार को समझ है क्या सरकार को समझ नहीं है? संवेदनशीलता है कि संवेदनशीलता नहीं है? अभी आपने ही स्वयं कहा कि सरकार की ओर से कोई जाकर ये कहे कि जो हुआ सो हुआ। बताइए, ऐसी बात कहने पर कुछ दिन पहले कितना बवाल हुआ था, और आज ये कहना कि जो हुआ सो हुआ। आज थोड़ा सा तो संवेदनशील शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। आज इतना तो कहना चाहिए कि हम साथ हैं, ये दर्द आपका ही नहीं अकेले, ये हमारा भी दर्द है, आइए हमको एक मरहम लगाने का मौका दीजिए। आज इतना तो कहना चाहिए। अगर नहीं लोगों को समझ है, और अगर सरकार में बैठे सत्तारूढ़ लोगों को ये समझ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सलमान जी, सरकार तो ये भी कह रही है कि पूरा विपक्ष उनकी पार्टी के, बीजेपी के एक हारे हुए विधायक के बयान से ढक देना चाहता है सब कुछ, जबकि कांग्रेस की आला नेता ने नागरिकता कानून के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी कहा था कि लोग सड़कों पर निकलें। उसको क्यों ना माना जाए आज की स्थिति का जिम्मेदार? देखिए, ऐसा है कि अब मैं सरकार कितनी समझदार है कितनी समझदार नहीं है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अपना अनुभव जो है वो मैंने अपनी पार्टी का काम देखा है। मैंने अपनी पार्टी के जो जहाँ पर कोई हस्तक्षेप की कोई संभावना थी वो मैंने देखा है। इसको आप जो आंदोलन हुआ है, और ये तो बड़ा दुख का विषय है कि आज आंदोलन इस हिंसा से जाकर जोड़ दिया गया, लेकिन जो आंदोलन हुआ है 2 महीने तक शांतिपूर्वक हुआ है। और इसमें मैं तो खुलकर ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ना तो वो क्षमता थी और ना ही हमारे पास वो संकल्प था कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते। ये आंदोलन स्वतः खड़ा हुआ है। इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि ये खुद खड़ा हुआ है। और एक और बात मैं आपसे कहूँ, ये आंदोलन सिर्फ नौजवानों का नहीं, सिर्फ और किसी उम्र के लोगों का नहीं, ये आंदोलन तो पूरे परिवारों का है। परिवार निकल आए हैं, पहली दफ़ा महिलाएं निकली हैं, और कोई ना समझे कि यह आंदोलन किसी वर्ग विशेष का है या किसी धर्म विशेष का है। जो देखे जाकर इस आंदोलन को, उसे भारत का नज़ारा दिखेगा। और मानिए किस बात पर है आंदोलन? संविधान पर है आंदोलन। आप मुझे बताएं कोई और आंदोलन इस देश में हुआ हो आज़ादी के बाद जिसमें संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो हमारी देश की भावना प्रकट की गई है, उसको लेकर कोई आंदोलन हुआ हो? तिरंगे झंडे का आंदोलन, संविधान के लिए ये आंदोलन, इससे बढ़कर और इस लोकतंत्र में क्या हो सकता है? और उसको भी दोष दिया जाए, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं, उसको भी राजनीतिक प्रभाव के बारे में उसकी चर्चा की जाए। दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। लेकिन सलमान साहब, शाहीन बाग में शांतिपूर्वक रहा सब कुछ, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, पर शांतिपूर्वक शाहीन बाग रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा था, वहां पुलिस को किस हद तक कार्रवाई करनी पड़ी, केरल में क्या हुआ, या देश के और अलग अलग हिस्सों में, या इसी दिल्ली में सर मौजपुर में पहले भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सीलमपुर में पथराव हुआ, लगातार बीच बीच में पुलिस को वहां जाकर प्रदर्शनकारियों को रोकना पड़ा, थामना पड़ा, और जाफराबाद में विद्रोह की स्थिति तब आ गई जब लोगों ने कहा कि हम यहां मेट्रो स्टेशन के नीचे मंच बनाकर एक और शाहीन बाग करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग को पहले रोक दिया जाता या लोगों को उठा दिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती दिल्ली में? अगर हमारे संविधान में कोई अधिकार ना होते तो ये स्थिति ना आती। अगर हमारे संविधान में अपनी बात कहने का हक ना होता, अधिकार ना होता, तो ये स्थिति ना आती। अगर हम और आपके पास वोट ना होता तो ये स्थिति ना आती। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? हमारी व्यवस्था क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है? और मेरी बात छोड़ दीजिए, क्या कोर्ट्स ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 370 के संदर्भ में 144 बार बार लगाने के बारे में क्या कहा है? आप ये बताइए कि आज हाई कोर्ट ने क्या कहा है? कई हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि आपको आंदोलन का अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है।
जब हाई कोर्ट्स ये कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये अधिकार नहीं है और मैं कह दूं कि ये अधिकार नहीं है। लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। किसी ने पत्थर उठा के फेंका है तो वो इस आंदोलन का दुश्मन है। इससे बढ़कर मैं और क्या क्या कह सकता हूं। लेकिन जो गोली चलाएगा वो भी दुश्मन है, और जो यूनिफॉर्म में है उसके लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस बात का हमें अंदाजा है कि उन पर कितना बोझ होगा, लेकिन तब भी उनको ट्रेनिंग दी गई है। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि तुम्हारा काम सुरक्षा करने का है, तुम्हारा काम प्रहार और आक्रमण करने का नहीं है। उनको ट्रेनिंग दी गई है, और अगर उनमें से भी कोई घायल होता है या कोई मृतक है तो उसके लिए संवेदना दिखाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, और दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप सिविल वॉर की सिचुएशन, पुलिस के साथ शहरी और शहरी के साथ दूसरा शहरी, ऐसा मत होने दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। हम अपने देश के प्रति अपमान देश का कर रहे हैं अगर हम ऐसा होने देते हैं। लेकिन सलमान साहब, आज आप जो बातें कह रहे हैं वो उस वीडियो से ठीक उलट हैं जो आपको टारगेट करके या आप पर सवाल उठाने के लिए चलाया जाता रहा, और जिसके साथ ये कहा जाता रहा कि देखिए शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चों को कैसे नफरत से भर दिया जा रहा है कि उनसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। और उसी में आपका भी एक वीडियो जोड़ दिया गया जिसमें बच्चा आजादी की बात कर रहा है और आप भी साथ में आजादी आजादी कह रहे हैं। जी हां, मेरे वीडियो में सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आपने प्रियम्बल पढ़ा है भारतवर्ष के संविधान का? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो इस बात को यहीं समाप्त कर दीजिए। मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता हूं जैसे आप जैसे लोग भारत के संविधान का प्रियम्बल नहीं पढ़ते हैं। मसला मेरे जैसे लोगों का नहीं है सलमान, लफ्ज क्या है, शब्द क्या है, तमाम लोगों का है जो आप पर सवाल उठा रहे हैं। आज आप सामने हैं, मौका है। नहीं, लिबर्टी का क्या मतलब होता है? आना चाहिए। अरे आप सुनिए ना, लिबर्टी का क्या मतलब होता है? रुक जाइए, देखिए, आप रुकिए ना, पक्ष छोड़िए। लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी का अनुवाद मुझे दे दीजिए। लिबर्टी आजादी होती है। जो संविधान में लिखा है उसको हम दोहरा नहीं सकते अपनी जबान में। आप हमसे ये कह रहे हैं? जिसने कहा है कि आजादी लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है, उसका प्रयोग करना गलत है, वो इस देश का सम्मान नहीं करता, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करता। अब बात साफ हो जानी चाहिए। जो संविधान को कुचलना चाहता है उसको हम कैसे मान लें कि वो इस देश के प्रति सही भावना रखता है? और आप उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे, आप उसको ये मौका देंगे कहने का कि हमारा संविधान जो है उसमें से ये शब्द निकाल दो। निकाल दीजिए आजादी शब्द। आप कहां रह जाएंगे मीडिया में अगर शब्द आजादी निकल गया तो? क्या बचेगा मीडिया का? मीडिया का मुख्य प्लेटफॉर्म आजादी का प्लेटफॉर्म होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एजिटेशन। कितनी फ्रीडम्स हमको मिली है हमारे संविधान में। देखिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए संविधान के साथ, इसलिए कि आपको राजनीतिक रूप से आपका कहीं किसी बात से फायदा होता है। संविधान है तो संविधान को मानिए, संविधान को सम्मान दीजिए, और जो संविधान के शब्द दोहराता है उसको आप कंधों पे उठाइए, उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। मुझे ये नहीं पता सलमान साहब कि अगर सब कुछ सही है और कोई आपत्तिजनक काम आपने किया ही नहीं तो आप इस सवाल से आहत क्यों हुए? मैं तो केवल ये चाह रहा हूं कि लोगों के सामने आपका पक्ष आना चाहिए, इसलिए वो सवाल मैंने आपसे पूछ दिया। चलने से पहले आखिरी सवाल पूछूं। अगर आप मेरे संविधान को, आप हिंदुस्तान के संविधान को इतना हल्केपन से लेंगे, इतने हल्केपन से लेंगे तो मेरे दिल में चोट लगेगी। आज आप उस आजादी का और मैं भी उस आजादी का लाभ लेते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप जवाब दे रहे हैं देश के सामने। आखिरी चीज केवल पूछ रहा हूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में 1984 कर देना चाहते थे। मैं आपका आभारी हूं। कोर्ट ने भी कहा जी, पूछिए, कि 84 रिपीट नहीं होने देंगे। आपको नहीं लगता कि इस टिप्पणी के छींटे आप पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी आते हैं? अरे आप हम पे जितने छींटे चाहिए डाल दीजिए, हमें छींटों से डर नहीं लगता है। अगर सच्चाई है और हमारे दामन में कहीं छींटे हैं तो हम उसको खुद दिखा देंगे आपको। लेकिन आज हम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं।
आज हम दुखता हुआ दिल दिखाना चाह रहे हैं और आप सीटों में अपने आप को उलझा दीजिए, उस दुखते हुए दिल को ना देखिए। तो मैं समझता हूं आपने जो अभी कहा है कि मैं अपनी आज़ादी का उपयोग कर रहा हूं, तो वो सच नहीं होगा, वो सिर्फ एक औपचारिकता की बात होगी। चलिए, शुक्रिया सलमान साहब। अब आरोप तो एक ऐसी चीज है ना सर, जो कभी भी किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन धन्यवाद आप आज तक पर आए और आपने यहां आकर अपनी बात साफ गोई से रखी और हर चीज पर प्रतिक्रिया दी। सलमान खुर्शीद दो टूक कह रहे हैं कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, इसलिए हम किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सरकार और व्यवस्था चीजों को दुरुस्त करने में अपनी ताकत लगाए। पुलिस की सख्ती से लेकर सरकार और प्रशासन के स्तर पर लोगों से जाकर मिलना, अब यह सब कोशिशें तो हो रही हैं, उसका असर भी दिख रहा है कि पिछले 4 दिन में आज पहला दिन था जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में पत्थर नहीं चले, कोई हिंसा नहीं, लेकिन शांत होती दिल्ली में अब राजनीति का शोर है। बहुत दिन के बाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सामने आई और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। सोनिया गांधी ने क्या कहा और उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, ये हम आपको दिखा देते हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है और इन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है। लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। जिनके हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो, वो अब यहाँ हिंसा को रोकने में असफलता या सफलता की बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान और आ गए हैं, चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और हमारे साथ आ गए हैं सीपीआई के नेता अतुल अंजान, महासचिव हैं। स्वागत है अतुल अंजान और सुधांशु त्रिवेदी, आप दोनों का खबरदार में। सबसे पहले सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको नहीं लगता एनएसए अजित डोभाल जो आज भरोसे वाली वॉक करके गली गली चक्कर लगा रहे थे दिल्ली में, इस काम को करने में आप लोगों ने 3 दिन की देरी कर दी? 24 जाने 25 जाने शायद बच जाती अगर यह काम पहले हो जाता तो। देखिए रोहित जी, ये जाने जाती ही नहीं अगर इस ढंग का विचित्र आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं किया गया होता। इस देश में अनेक आंदोलन हुए, दुनिया में अनेक आंदोलन हुए। अतुल अंजान जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्हें सब याद होगा। अभी इससे पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, बाकायदा उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी थी और बाकायदा उनकी मांगें थी कि अमुक अमुक भ्रष्टाचार के विषय पे कार्रवाई की जाए। इससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो राम जन्मभूमि न्यास की कमेटी थी, तथाकथित बाबरी मस्जिद की भी एक एक्शन कमेटी थी, उनकी भी एक डिमांड थी। जेपी आंदोलन हुआ तो उसमें भी एक डिमांड थी और उसमें भी एक रिप्रेजेंटेटिव था। अंग्रेजों के जमाने में क्विट इंडिया मूवमेंट है तो उसकी एक डिमांड थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो एक डिमांड थी, साइमन कमीशन तो एक डिमांड थी, रोलेट एक्ट में तो एक डिमांड थी। ऐसा विचित्र आंदोलन हो रहा है जिसमें न कोई प्रतिनिधि है न कोई मांग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कागज पर कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। यदि इस प्रकार के भड़काऊ कार्रवाई नहीं की गई होती तो आज इतने लोगों की जो दुखद जान गई है वह नहीं गई होती। जब लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से शायद शाहीन बाग अब समाधान की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ शुरू हो गया। इससे देखकर मन में यह संदेह और प्रगाढ़ हो जाता है कि भले ही हम चुनाव हार गए, परंतु यह तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करता हुआ प्रतीत होता है कि यह संयोग नहीं, यह प्रयोग था।
जब लगा प्रयोग का एक हिस्सा शायद अब समाप्त हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, तो दूसरी जगह शुरू कर दिया जाए। इसलिए मेरा मानना है इसमें मुख्य कारण जो है, अभी सलमान खुर्शीद साहब आप क्या बोल रहे थे, आपने आजादी का सवाल किया तो वो कहते हैं आजादी तो हमारे संविधान में है। तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं अब आगे से कांग्रेस ये कहना छोड़ दे कि आजादी उन्होंने दिलाई। एक तरफ आजादी दिलाई उन्होंने और फिर कहते आजादी है नहीं 56 साल की हुकूमत के बाद। और प्रियम्बल की बात वो कर रहे थे, इस देश का प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना तभी बदली गई जब पूरी आजादी खत्म कर दी गई थी, पूरा विपक्ष जेल में था। इसलिए मेरा मानना है जिन लोगों ने आजादी, संविधान, प्रियम्बल सबका माकौल उड़ाया और कोर्ट ने भी आज 84 की बात कही है, मैं उसको याद नहीं दिलाना चाहता, क्या 84 के समय हमारे किसी नेता ने इस्तीफा मांगा था किसी का? संवेदनशील मौके पर कैसे परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, यह कांग्रेस को सीखने की आवश्यकता है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी शांति की अपील नहीं की सोनिया जी ने, राहुल गांधी सुधांशु जी पिछले 1-1.5 महीने में। कांग्रेस को सीखने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि सरकार के तौर पर भी आपको इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट सीखने की आवश्यकता है? 24 लोगों के मर जाने के बाद सरकार जागती है, गृह मंत्री पर सवाल उठता है, तब आप लोग चेहरा बचाने के लिए एनएसए को सड़क पर उतारते हैं। और एनएसए के सड़क पर उतारने का मतलब, गृह मंत्री के सलाहकार रह चुके आप 5 साल, आप बेहतर जानते हैं कि वो देश का कितना बड़ा क्राइसिस माना गया होगा जब सुरक्षा सलाहकार से कहा जाए कि जाओ सड़क पर लोगों से मिलो और उनको भरोसा दो कि सरकार है। रोहित जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनका हौसला तब बढ़ता है जब उन्हें पता रहता है कि हमारे पीछे राजनीतिक समर्थन के लिए शक्तियां खड़ी हैं। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप यहां से गए हैं, बताइए कभी आपने सुना कि 9/11 के मुख्य आरोपी खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा के पक्ष में किसी अमेरिका के किसी पार्टी के नेता ने बयान दिया हो? कभी टीवी चैनल पर बहस हुई हो? यहां अफजल गुरु और याकूब मेनन के पक्ष में होती है। अभी उन्होंने बोला ट्रंप ने कि हमने बगदादी को मार दिया, ना लाश दिखाई ना वीडियो दिखाया, केवल कुत्ता दिखाया। किसी अमेरिका के नेता ने कहा कि कुत्ता क्यों दिखा रहे हो भाई, सबूत दिखाओ। हमारे यहां कहते हैं 300 मरे थे कि 30 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे तो कौवे मरे थे। जब इस प्रकार का नैरेटिव है तो इस प्रकार की शक्तियों को प्रबलता मिलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर पक्ष और प्रतिपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशील समय में आचरण करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह सजग है, परंतु यह विषय समाज से भी जुड़ा है, नैतिकता से भी जुड़ा है, तो राजनीति से भी स्वतः जुड़ जाता है और उसके लिए संपूर्ण राजनीतिक दलों की एकता आवश्यक। अतुल अंजान जी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है क्या सारी? हम पर तो तोहमत है सरडाना जी, हम पर तो आरोप है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का कि अतुल कुमार अंजान और इनकी पार्टी पूरे आंदोलन को चला रही है। यही सारे देश में उन्माद की जड़ है। क्यों नहीं गोली मरवा देते हो भाई? किस बात के लिए बहस कर रहे हो? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, स्थिति की गंभीरता आप समझ नहीं रहे हैं। आपके राष्ट्रीय सुरक्षा के एनएसए के अधिकारी को क्यों जाना पड़ता है? क्या कारण है? और आप मुकदमा क्यों कायम करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो आप ही की पार्टी के सरगना थे? आप भूल जाते हैं करावल नगर में किस मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया था जिसके चलते उन्माद की एक नई लहर पैदा हुई थी? आप भूल गए जिस व्यक्ति के खिलाफ आज आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके सांसद ने कहा उसे गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करो, वो आपका पराजित उम्मीदवार है। अब और क्या चाहते हो? क्या साक्ष्य चाहते हो? और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे फैसले देने की दिशा में कदम बढ़ाया था, उसी से तो घबरा करके उस महोदय को वहां भेजा गया था ताकि उन्माद पैदा करो, उन्माद की स्थिति पैदा करो। ये 23-24 लोगों की जान जो गई है उसके पीछे वो तमाम लोग हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर गंदे गंदे भाषण दिए। वो तमाम लोग हैं जो विधानसभा के चुनाव हारने के बाद उस जगह पर जाकर के आरोप और प्रत्यारोप करके पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा करके मतवालापन दिखा रहे थे। और मतवालेपन के चलते देश में एक विदेशी मेहमान के रहते हुए एक सारी दुनिया को तस्वीर आपने दिखा दी कि आप न्याय और व्यवस्था और कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं और आप बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के नाम पर देश में किस तरह का खेल करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं रोहित भाई कि अगर कोई एक व्यक्ति के चलते पिछले 4.5 साल में या पिछले 2 साल के अंदर सरकार की बदनामी हो रही है, आप भूल गए? आप कहते किससे आपने इस्तीफा मांगा था? आपने मांगा नहीं था शिवराज पाटिल से इस्तीफा 3 बार। आपने तो यह भी आरोप लगा दिया था
कि तीन बार तीन तरह के कुर्ते, पैंट और कमीज और बंद गले का सूट पहन करके वो आए थे। आप भूल गए 84 के जंगों के बाद आडवाणी जी ने कहा था क्या कोई सरकार है, इस सरकार को बने रहने की जरूरत है। मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता। आज बड़े दुखी मन से मैं आभारी हूं आज तक का कि आपने इस विषय को चुना है। मैं तू मैं के लिए इस विषय को नहीं उठाना चाहता। मैं इस विषय को, इस पूरे कार्यक्रम को शांति और व्यवस्था बनाने के लिए उन उन्मादी और उत्पाती तत्व, चाहे वो बहुसंख्यक के हों, चाहे अल्पसंख्यक के हों, चाहे किराए के हों, चाहे गैर किराए के हों, चाहे राजनीतिक सोच के साथ हों या अराजनैतिक रूप से हों, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, देश की राजधानी को शांति और व्यवस्था की तरफ ले जाइए। सरकार किसी की भी हो, सरकार की सीमाएं भी हैं और सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को देख रहा है, CAA, NRC, NPR पर देख रहा है। थोड़ा सा हम सबको शालीनता के साथ इस देश के राजधानी में हो रहा है, दुनिया की राजधानी में इसकी चर्चा हो रही है, दुनिया के 206 देशों में इसकी चर्चा हो रही है। कृपया शांति बनाएं। और सबसे मैं कह रहा हूं, छोड़ दो, दंगों से कुछ नहीं होगा, दंगों से लाशों को गिनने से कुछ नहीं होगा। दंगाइयों दूर हटो, हिंसा के हम 150वीं वर्षगांठ बना रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जिनको इसका अभिमान नहीं है वो छोड़ दें, लेकिन आप तिरंगे में लिपटे हुए हैं। आप गांधी की तस्वीर लिए हैं, आप भगत सिंह की तस्वीर लिए हैं, आप सुखदेव राजगुरु की तस्वीर लिए हैं, आप मौलाना हसरत मोहानी की तस्वीर लिए हैं, आप अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर लिए हैं, आप गांधी और नेहरू की तस्वीर लिए हैं। एक बार इन तस्वीरों पर गौर करो और कृपया इस दंगे के रास्ते से हटो, तिरंगे की लाज रखो। और एक हर धर्म के मानने वाले हर मतावलंबियों से निवेदन है, आज तक के माध्यम से निवेदन है, आज तक ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, दिल्ली को दंगा मुक्त करो, दिल्ली को शांति की फुहार की जरूरत है, दिल्ली को सद्भाव की जरूरत है, दिल्ली को शांति अतुल की। अंजान जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, इसलिए मेरा मन नहीं किया आपको रोकने टोकने का बीच में। और अच्छा लगता है अगर नेता इस तरीके का संकेत, इस तरीके का संदेश दें, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप नेताओं पर ही लगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली में यह आग लगा दी। आपने अनुराग ठाकुर का भी जिक्र किया, प्रवेश वर्मा का भी किया, कपिल मिश्रा का भी किया। आपकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन आपने वारिस पठान का कोई जिक्र नहीं किया। आपने शर्जील इमाम का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कहा सर, मैंने सबका नाम लिया। जिसने ये तक कहा कि सड़कों को काट दो, अलग कर दो, मैंने सबका नाम लिया। क्या आपको लगता है जो सवाल मैंने सलमान खुर्शीद से पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं, किसी की जरूरत नहीं, और सीधा, कि शाहीन बाग का आंदोलन पहले खत्म कर दिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती? एक, और दूसरा, आप भी लोगों से कह रहे थे कि नागरिकता छीन जाएगी। सर, नागरिकता किसी की नहीं गई, 25 लोगों की जान लेकिन चली गई है। अगर सरकार इतनी संवेदनशील और इतनी समझदार है कि NSA को भेजती है मौत के बाद, तो शाहीन बाग में भी बड़ा दिल होकर के सरकार बनाने का दावा करते हुए, बड़ा दिल दिखा करके वहां लोगों से बात तो करते। ये कानून, वो कानून, दादी नहीं जाएंगी, नानी नहीं जाएंगे, ये। अरे जब संघर्ष की स्थिति हो, जब स्थिति दयनीय हो, तो कानून नहीं देखे जाते। इसी देश के अंदर सरडाना जी, कानपुर में दंगे थे, बड़े भारी पत्रकार थे, उनसे बड़ा पत्रकार अभी पैदा नहीं हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जान पर खेल करके कानपुर के अंदर उन दंगाइयों के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। समय कुछ होता है ना। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, और मैं नहीं समझता कि किसी का मैं नाम लूं, क्योंकि मेरी दिल की प्रबल इच्छा है शांति, शांति, शांति। सुधांशु जी बोलिए। फिर जैस्मिन शाह आ गए हैं आम आदमी पार्टी से, जरा उनसे भी एक कमेंट लिया जाए। वो कह रहे हैं आप चाहते तो बातचीत करते और बातचीत करके समाधान कर। पहली बात, हाँ मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो जो अतुल कुमार अंजान जी ने इतना भावपूर्ण उद्बोधन किया, क्या किसी भी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष ने अभी तक शांति की अपील की है? बता दीजिए। पब्लिक डोमेन में किसी ने नहीं की, भड़काने वाले बयान दिए हैं। और मैं विनम्रता पूर्वक अतुल कुमार अंजान जी से पूछना चाहता हूं, ये समस्या जानते हैं क्यों शुरू होती है? आपकी पार्टी की सरकार है केरल में, विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है कि CA नहीं लागू होने देंगे। आप ही की पार्टी ने उसी केरल में कोझिकोड के अधिवेशन में अप्रैल 2012 में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के पार्ट B में संशोधन करके पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को दिया जाए।
जब पार्टियों की कथनी और करनी में इतना भारी अंतर हो जाए कि पार्टी अपने यहां प्रस्ताव यह पारित करे और सत्ता में आने के बाद भड़काने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव उसके विपरीत पारित करे, तो फिर तो आग लगना स्वाभाविक ही हो जाता है और शांति की अपील कभी ना की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, विचित्र और विडंबनापूर्ण वातावरण, लोगों को भड़काने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, शायद यह भी एक कारण हो, अभी ट्रंप यहां से गए, पहला मौका है सन 2000 में जब चेट्टी सिंहपुरा नरसंहार हुआ था क्लिंटन के समय, उसके बाद से जब भी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया है, कश्मीर में कोई ना कोई वारदात की गई है। पहली बार ऐसा मौका हुआ जब कश्मीर में वारदात नहीं हुई, तो शायद लोगों की हसरतें रही होंगी कि वहां नहीं हुई तो यहां पे कर दें। इसलिए मैं फिर कहता हूं, किसी को अन्यथा लगे, फिर संदेह और गहरा होता है कि यह राजनीति नहीं थी, जितनी विनम्रता की बात अभी अतुल कुमार अंजान जी ने कही, यह एक व्यवस्थित, सुनियोजित, षड्यंत्रपूर्ण प्रयोग था, जो कि सारे विपक्षी दलों के दोहरे चरित्र में दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, अब उनके अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कुछ और है, पार्लियामेंट की कमेटीज में उन्होंने लिखा है, 2003 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी जी थे, उसके बिंदु क्रमांक 9 में लिखा है कि रिफ्यूजी स्टेटस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मेजॉरिटी को सिटीजनशिप नहीं देना है। सुधांशु जी, जिसमें कपिल सिब्बल भी थे, अंबिका सोनी जी भी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी थे, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी थे। अब उसके बाद आके आप ये करने लगते हैं। सुधांशु जी, यही समस्या। सुधांशु जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज का नाम ले रहे हैं आप। नहीं, एक चीज कहना चाहता हूं अतुल जी, सुधांशु जी, जैस्मिन, तीनों से। देखिए, मैं इसको दंगल नहीं बनाना चाहता कि राजनीतिक तौर पर आप एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाएं, और ये सारी बातें हम पिछले 2.5 महीने से लगातार टेलीविजन पर कर रहे हैं, पब्लिक डिबेट्स में कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तब भी वही बातें कही जा रही हैं। अब स्थिति उससे कहीं आगे निकल चुकी है। हम जिस समय आज ये चर्चा कर रहे हैं, जैस्मिन शाह, 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और यह आंकड़ा यहीं रुक जाएगा, इस बात की गारंटी लेने वाला कोई नहीं बैठा है। कल रात को जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस के कुछ नेता नारे लगाने गए, तो उनको आधी रात को पुलिस ने उठाया और आज दोपहर तक डंडे पड़े उनको। लेकिन जब दिल्ली जल रही थी, तब आपकी तरफ से कोई नहीं बोला, और आरोप लग रहा आप ही के एक नेता पर। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के एक नेता के यहां से उनके घर की छत से पथराव हो रहा था। विजुअल चल रहे, तस्वीरें चल रही हैं उसकी। ठीक है रोहित जी, अब मैंने सबकी बात सुन ली, मेरी भी बात मुझे रखने का मौका दे दीजिए। बोलिए। देखिए, दिल्ली में पिछले 4 दिन से लगातार, आज चौथा दिन है, आज थोड़ी नियंत्रण हो गया है, लेकिन आज भी अभी भी तुरंत भजनपुर और कई इलाकों से और राइट्स के समाचार आ रहे हैं जो बहुत ही दुखद हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ, जितने लोग दिल्ली रहते हैं और देश की राजधानी के बारे में हिस्ट्री जानते हैं, कि ऐसे राइट्स दिल्ली में पिछले 20-25 साल में तो कभी नहीं हुए। तो ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में जब से होम मिनिस्टर अमित शाह बने हैं, लगातार एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करता जा रहा है। और इस टाइम 3 दिन से लगातार हमारे जो नेता है और मुख्यमंत्री गुहार कर रहे हैं सबसे कि अमन और शांति बनाए रखें। हमने खुद कहा कि पुलिस फोर्स को एडिशनल फोर्स दीजिए, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई निश्चय नहीं लिया गया। आज जाके पैरामिलिट्री फोर्स बहुत स्केल पे तैनात किए गए हैं। तो ये 3 दिन किस चीज का इंतजार कर रहे थे? और वहां पे भाजपा का दोहरापन इसे भी दिखता है कि साफ क्लियर था कि कपिल मिश्रा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। लगातार उनके नेता, बाकी जो उनके विधायक हैं, अभय वर्मा जी लक्ष्मी नगर से, उन्होंने कल एक रैली निकाली, एक नारा लगा रहे थे गोली मारो। तो भाजपा के ही नेता ही क्यों ऐसे भड़काऊ बयान देते जा रहे हैं? सारे राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि अमन और चैन की राजनीति हो, लेकिन क्यों भाजपा के नेता लगातार एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं? और क्यों हाईकोर्ट सिर्फ उन्हीं के नेताओं को फटकार दे रही है और आप अब टेलीविजन चैनल पे आके बोलते हैं कि हमें अमन और शांति चाहिए? तो ये जो दोहरापन है भाजपा का, वो साफ हो गया है। और सबसे दुखद चीज है कि दिल्ली पुलिस को उन्होंने अपना जो एक टूल बना चुकी है कि आज दिल्ली की जनता को, और ये बहुत दुखद बात है कि दिल्ली की जनता को दिल्ली पुलिस में विश्वास नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस बड़े स्केल पे डगमगाया है। और वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, पिछले 6 महीने में आप देख लीजिए, JNU हुआ, जामिया हुआ, वकीलों पे हमले हुए, और अब पिछले 4 दिन से जो घटनाएं घट रही है, इससे आप मान के चलिए कि आज भी लोगों के मन में इतना बड़ा भय है। तो ये कैसे दूर करेंगे? और ये देश की राजधानी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा और केंद्र सरकार को जवाब देने होंगे। बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, हम उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें देनी चाहिए कि क्यों नहीं कर पाई ये लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक। 4 दिन क्यों लग गए उन्हें कि जब 25 लोगों की जाने गई और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। दिल्ली के लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर की, हम भी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए और अगर सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल का उत्तर दीजिए। आप सामने से ये नहीं बोल सकते कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपको दिया गया है जिम्मा लॉ एंड ऑर्डर का और दिल्ली पुलिस का। 4 दिन क्यों लगे आपको एडिशनल पुलिस फोर्स डालने के लिए? पहले दिन से ही आपने मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स क्यों नहीं डाली? लेकिन उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपके किसी पार्षद का, किसी नेता का कोई रोल नहीं इस हिंसा में? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? ये आरोप है रोहित जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी हमारे दिल्ली पुलिस हो या सेंट्रल कोई सी भी एजेंसी हो, सारी चीजों की जांच कर ले। हम पहले से कह रहे हैं कि हमारे किसी भी नेता ने ना ही भड़काऊ बयान दिए हैं, ना ही इसमें आग लगाई है। हमारे सारे नेता और विधायक और जितने भी काउंसिलर हैं ग्राउंड पे अमन और चैन बने रखें, उसके लिए काम कर रहे हैं और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं। और ये वहां के लोग भी जानते हैं, वहां की मीडिया भी जानती है। लेकिन कपिल मिश्रा हमारे नेता वीडियो हमारे लोग खुले टेलीविजन पे आके वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो अमन और शांति बहाली की अपील कर रहे हैं, तो फिर लोगों में गुस्सा भड़क क्यों रहा है? लोग एक दूसरे पर पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? एक दूसरे के घरों में, दुकानों में आग क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब भी तो राजनीतिक पार्टियों को देना है, क्योंकि उसका आरोप भी उन्हीं के ऊपर है। आज हमने लोगों से एक सवाल पूछा, अपने दर्शकों से, कि क्या दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने में देर की? लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी उनमें से कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। एहसान खान है दिल्ली से, वो लिख रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई में देर नहीं करती तो 20 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। राजस्थान से लोकेश मीणा है, वो लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस अगर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई कर लेती तो कोई घटना नहीं होती। बुधराज गहलोत हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को सीएए पर होने वाले प्रदर्शनों का शुरू से ही ध्यान करना चाहिए था। सीएए पर भड़का रहे थे जो लोग, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर दिल्ली की पुलिस इतने दिन तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? मुनीर खान कह रहे हैं पुलिस की पुरानी आदत है देर से आने की। हितेश पटेल कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने देरी की, अगर यह एक्शन 72 घंटे पहले लिया जाता या शाहीन बाग समय से खाली करा लिया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती, ऐसी घटना नहीं होती। और शफात शेख कह रहे हैं अमित शाह अगर चाहते तो दिल्ली में कुछ भी खराब नहीं होता, कपिल मिश्रा को समय से हिरासत में ले लेना चाहिए था। और कंचन सिंह नई दिल्ली से कह रहे हैं कि अगर सही समय पर कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए होते और शाहीन बाग खाली करवाया गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं, जो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, अदालत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अभी तक शाहीन बाग को खाली करने का आदेश क्यों नहीं दिया, वार्ताकार तक भेजे गए, उसके बावजूद रास्ता क्यों नहीं निकला। तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक लेने, आखिरी पड़ाव पर खबरदार होगा। आप देखते रहिए आज तक।